टारगेट है मोदी जी का पहले विदाई। बारिश हो रही है उसमें राहुल गांधी को लोग सुनता है। वो यात्रा इसलिए सफल हुआ है कि आज तक देश के लोगों ने इतनी कभी महंगाई बड़ी देखी नहीं, इतनी कभी बेरोजगारी देखी नहीं। और जो लोग अच्छे दिन का बात करते थे, इससे बुरा और हो क्या सकता है जिस तरह का महंगाई है। डबल इंजन की सरकार जरूर थी, लेकिन बिहार को कोई हिस्सा देने को मोदी जी तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार को केवल एक कठपुतली मुख्यमंत्री बना के बीजेपी रखना चाहती थी। बिहार से तो लालू जी और नीतीश जी पूरे सभी सेकुलर पार्टियों को एक करने में और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। नमस्कार। भारत अंग्रेजों के अत्याचार से जितना त्रस्त था, उससे कहीं ज़्यादा भारत की आवाम जमींदारी प्रथा से त्रस्त थी। इस पीड़ा को अगर किसी पूरे हिंदुस्तान के किसी नेता ने समझा था तो वो नेता थे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और शायद इसीलिए बिहार में पहली बार जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून बना तो वो बिहार में बना। उन्हीं श्री कृष्ण बाबू की 135वीं जयंती का आयोजन 21 अक्टूबर को पटना में होना है। और उसी की तैयारी के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त मोतिहारी में है, तो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि क्या तैयारी चल रही है। और चूँकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी है तो थोड़ा और कुछ भी बात करेंगे अगर सर की अनुमति होगी तो। कैसी तैयारी चल रही है सर की? नहीं, देखिए, ये तो बिहार के प्रायः सभी जिलों में जाके मैं खुद निमंत्रण देता हूँ, आग्रह करता हूँ लोगों से। तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, बरबीघा। 10-11 सालों से आप कर भी रहे हैं? नहीं, 10-11 साल से नहीं, ये पिछले 22 साल से 2000 से लगातार ये कार्यक्रम करते रहे हैं। और ये सब जिला कवर करने के बाद कल बेतिया, आज मोतिहारी, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए मैं 7-8 दिन में फिर परसों चले जाना है आरा, बक्सर। पूरा बिहार घूमेंगे? पूरा बिहार घूम के लोगों को निमंत्रित करते हैं और प्रायः सभी जिलों से लोग आते हैं। और हमको नहीं लगता है कि श्री बाबू की जयंती ऐसा बाकी और किसी का जयंती होता होगा इस तरह से। इसको किसी जाति या मजहब से बांध के नहीं जाति का हम लोग, देखिए, हम तो मानते हैं कि जो समाज अपने पुरखों को याद नहीं करता, और पुरखों मतलब केवल अपने बिरादरी का पुरखा नहीं होता है, उसमें राजेंद्र बाबू भी हम लोगों के पुरखे थे, कर्पूरी ठाकुर जी भी हम लोगों के पुरखे थे, दरोगा राय जी भी हम लोगों के पुरखे थे, जयप्रकाश नारायण जी भी हम लोगों के पुरखे हैं। तो बिहार के संदर्भ में चूंकि श्री बाबू का योगदान बड़ा है, बिहार के नवनिर्माण का उन्होंने शिला रखा था, आधारशिला रखा था, विकसित बिहार बनाने। हाँ, मैं आपको सब कुछ बोल ही चुका हूँ। तो उसको नई पीढ़ी को जानना चाहिए। सर, ये जानना तो चाहिए ही, लेकिन जो आज़ादी के बाद बिहार जो था वो भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टेट था। क्या हो गया, मतलब उनके बाद कि अचानक रुक गया? और क्या उम्मीद है कि आगे अब क्या होगा? नहीं, आगे अब फिर से ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जरूर थी, लेकिन बिहार को कोई हिस्सा देने को मोदी जी तैयार नहीं थे। नहीं तो क्यों नीतीश जी उधर से छोड़ के इधर आते? नीतीश कुमार को केवल एक कठपुतली मुख्यमंत्री बना के बीजेपी रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और सभी पार्टियां मिलकर अब ये संघर्ष कर रही हैं। नहीं तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया। छोटा सा एक मैं तो देखा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री रहते हुए वो पटना विश्वविद्यालय का मांग रख रहे थे कि सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाए। हाँ, और जिस तरह से ये हुआ वो हम लोगों ने देखा है, और सभी बिहारी को तकलीफ हुआ होगा। बिहारी को तकलीफ हुआ तो अब तो आप लोगों ने जवाब दे दिया है बिहार में, लेकिन अब आगे 2024 है, 2025 है। लेकिन इस बीच बिहार में एक और नेता आए हैं, नेता इन प्रोग्रेस है, वो भी कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर जी। कोई भी सेंसिबल आदमी इस बात को कहेगा और फील करता है कि बिहार को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। लेकिन अब प्रशांत जी भी कह रहे हैं तो मैं उससे कोई ये नहीं करता। ये सही बात है कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं खड़ा हो पाया। बिहार आज भी बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित हो रहा है, जिसका हम सभी बिहारियों को तकलीफ है। तो श्री बाबू के ड्रीम को, मतलब आप जो जयंती मना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो तो एक लेवल का काम है,
लेकिन उनके ड्रीम, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, विकास को लेकर के वो आगे बढ़े, ये कैसे सुनिश्चित आप करवाएंगे? नहीं, हम अकेले नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे, हम लोग सभी लोग मिल के, उसमें आप भी हैं, सुरेश जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, सभी मिल के ही करना पड़ेगा ना। कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप सुने होइएगा ये कहावत। तो उसी का है जन जागरण, जन जागरण से ही तो बढ़ेगा डेमोक्रेसी और जमहूरियत में, और क्या दूसरा उपाय है। तो अभी ये बात हम क्यों सुना रहे हैं लोगों को, मोतिहारी के लोगों के? एक ऐसा भी मॉडल था हम लोगों के बिहार में, तो उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। आप जन जागरण की बात किए, तो अभी आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, वो पूरे भारत को जोड़ने की यात्रा पर है। उसके बाद कई स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपने अपने स्टेट में उस तरह की यात्रा की बात की है। उस यात्रा के शुरुआत में मैं था, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का कुशासन है इस देश में, उसके खिलाफ जिस तरह से गोलबंदी हो रही है, निश्चित रूप से न केवल वो यात्रा सफल है, कहीं कहीं तो मैं ये भी देखा हूँ कि 50,000 से लेके 1 लाख लोग उस यात्रा के पीछे 20-20 किलोमीटर से चल रहे हैं पीछे। तो वो कारवां, और वो संदेश वो सब जगह यात्रा फैला। छोड़ के रैली करना पड़ता है उनको। सही बात। बारिश हो रही है, उसमें राहुल गांधी को लोग सुनता है। वो तस्वीर भी काफी वायरल हाँ, हुआ, तो जो यही बारिश तो में मैं था। बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ, मैं देख के आया हूँ। मैं उस यात्रा के शुरुआत में मैं 2-3 दिन था। तो वो यात्रा इसलिए सफल हुआ है कि आज तक देश के लोगों ने इतनी कभी महंगाई बढ़ी देखी नहीं, इतनी कभी बेरोजगारी देखी नहीं। और जो लोग अच्छे दिन का बात करते थे, इससे बुरा और हो क्या सकता है, जिस तरह का महंगाई है, तो उसके खिलाफ गोलबंदी हो रही है। तो उस तरह की कोई यात्रा, उस तरह का कोई जन जागरण बिहार में देखने को मिलेगा क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, बिहार से तो लालू जी और नीतीश जी जी पूरे सभी सेकुलर पार्टियों को एक करने में और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हाँ। उनका इस बात के लिए तारीफ होना चाहिए। और अगर गोलबंदी हो गई तो फिर आगे क्या होगा आप सबको मालूम है। हाँ, वो तो 2015 में दिखा था। 30-32% ही तो वोट पर 2015 भारत की सरकार बनी है। 31-32% नहीं, पर खेल 15 में तो जो दिखा था वो तो विधानसभा का चुनाव था, मैं लोकसभा का बात कर रहा हूँ। 39% मैक्सिमम। हाँ, तो यही है ना। तो बाकी सभी पार्टियों की गोलबंदी हुई तो उस दिन विदाई तय है। तो विदाई तय है। और लेकिन नीतीश जी के लिए है कि 2024, 25, 24 का पीएम। कई लोग बोले, कल हमसे एक विधायक जी बोल रही थी जदयू की। नहीं, देखिए, अभी तो ये बात इसको लेकर के कोई लड़ाई होगी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कैसे कोई लड़ाई होगी? कोई मूर्ख है? जब टारगेट है मोदी जी का पहले विदाई, उसके बाद ना फिर आता है, तो सब मिल के सभी लोग समझदार हैं, कोई ऐसा है नहीं। जी। भारतीय जनता पार्टी अकेले कहाँ सत्ता में है? 6 राज्यों में है। तो आप इस वक्त कांग्रेस के अकेले ऐसे चेहरे हैं बिहार में जो थोड़ा एक्टिव दिखते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और आज अगर आप खराब दिन में भी अगर कांग्रेस का मानते हैं, तब भी लगभग 100 MP है ना कांग्रेस का, दोनों लोकसभा राज्यसभा मिला के। तो ऐसा नहीं है, और पूरे 6 जगह उनका है तो 2 जगह हम लोगों का भी अभी है, 2 राज्यों में सरकार है। तो कांग्रेस पार्टी में मेरे जैसे लाखों लोग हैं। आपके जैसा लाखों लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिहार में है क्या? हाँ, बिहार में भी है। बिहार में नेता की कमी है। मीरा कुमार जी हैं, तारिक अनवर साहब हैं। तो सब नेशनल लेवल के लोग हैं। अरे भाई, तो हम खाली हम ही को आप लोकल लेवल पे समझ रहे हैं, तो हम क्या करें? सर ने जो कहा कि 2024 में पहले विदाई, उसके बाद ताजपोशी किसकी होगी, इस पर बातचीत होगी। मतलब 2024 में पीएम कौन बनेगा, इस पर अभी कोई लड़ाई नहीं है। मकसद एक है कि पहले विदाई, उसके बाद बाकी चीज़ों ताजपोशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।